किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जा सकती है। 8 मार्च यानी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर तरह से अपना योगदान दिया है। साल के 365 दिन उनकी बलिदान और परिश्रम को याद किया जाए तो भी कम है। 8 मार्च का दिन महिलाओं द्वारा की गई हर तपस्या का प्रतीक है और कुछ खास महिलाओं के बलिदान, परिश्रम और सफलता की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में। मैं हूं शाइना एनसी और आज हम मिलेंगे एक ऐसे महिला सांसद से जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन संघर्षों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो स्वागत करते हैं रीति पाठक जी को, जो कि मध्य प्रदेश की सिद्धि से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनके जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। सीधी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रीति पाठक का जन्म 1 जुलाई 1977 को सिंगरौली जिले के खटकरी गांव में हुआ था। पिता पेशे से वकील होने के नाते रीवा में रहकर वकालत करते थे, जिसके कारण रीति की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई। उच्च शिक्षा एमए 1999 और एलएलबी 2002 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से ही किया। रीति की छात्र राजनीति की शुरुआत 1994-95 में तब हुई जब उन्हें कन्या महाविद्यालय में संयुक्त सचिव के लिए चुना गया। इसके बाद साल 1997 में रीति का विवाह सीधी जिले के पतुलिखी गांव निवासी रजनीश पाठक के साथ हुआ, जो पेशे से समाज सेवक हैं। यूं तो रीति का संसद तक का सफर संघर्षों से भरा रहा। एक सामान्य परिवार में संघर्षों के बीच रीति राजनीति से शादी के बाद दूर हो गई थी, लेकिन पति रजनीश की इच्छा पर रीति ने फिर से राजनीति में उतरने का फैसला किया। तो डेफिनेटली देखिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। डेफिनेटली प्रकृति का नियम है। हमारे क्षेत्र में वैक्यूम एक क्रिएट था। ओवरऑल डेवलपमेंट अपने क्षेत्र का नहीं हो पाया था। एनी कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं, रोड कम्युनिकेशन, रेलवे, हाईवे, एयरवेज, ओवरऑल हम लोग डिस्कनेक्ट थे। उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। इट्स जस्ट नॉट ए पॉलिटिक्स, ये एक सोशल सर्विस है, यू कैन से। तो और डेफिनेटली इनका नेचर, इनका जो एक स्वाभाविक नेचर है, वो ऑलरेडी एक सोशल कामों में रुचि रखना और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, वो इनको आता है। तो डेफिनेटली इन्होंने स्टार्ट किया तो सिंपल सी बात है, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो न तो हम उनके बिना पूरे हैं, न वो हमारे बिना पूरी हैं। तो दोनों का उसमें अगर एक बराबर चलें तो सही स्पीड पकड़ता है, सही गति पकड़ता है। तो और ये इनके अंदर वो काबिलियत थी, वो सक्षमता थी, हर चीज़ थी। तो सपोर्ट तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो नेचुरल है। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाली रीति ने 2009 से राजनीति की शुरुआत की और पहली बार जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई। साल 2010 में भाजपा की सदस्यता ली और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी
और जीतकर आज अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं रीति पाठक, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। क्षेत्र में भी इनका दौरा काफ़ी रहता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयासरत रहती है। मैं इनको तो कभी शांत बैठते नहीं देखा है। और आज रीति पाठक कई समितियों की सदस्य भी हैं। रीति आज महिलाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। बहुत अच्छा लगता है जब एक सक्षम महिला सांसद जो 2 बार जीत के आई है, एक ग्रामीण क्षेत्र से पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, ये सफर कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत प्रमुख है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपने पूछा कि पंचायत से राजनीति तक का सफ़र। शाना जी, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा जन्म सिंगरौली ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम खटखरी है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा के लिए मेरे पापा जी अधिवक्ता थे और अभी भी अधिवक्ता हैं। वो 70 साल से ज़्यादा की आयु हो गई है, लेकिन अभी भी उनकी प्रैक्टिस उन्होंने बंद नहीं की है। वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मेरा स्कूल कॉलेज वहीं से हुआ। सीधी और सिंगरौली और रीवा के बीच में एक और डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ मेरी शादी हुई, सीधी में, जिसके नाम से मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र जाना जाता है। और उस शादी के बाद में मैं मिज़ोरम चली गई और 14 वर्ष का सफ़र मैंने मिज़ोरम में तय किया। और वहाँ से आने के बाद मेरे पति रजनीश पाठक जी की जो प्रेरणा थी मेरे लिए कि तुम्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तुम्हें समाज के लिए अगर कुछ करना है तो इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी के उस नेतृत्व में मैं पंचायत का सफ़र मेरा तय हुआ और राजनीति के इस संसद का सफ़र मैं तय कर पाई। कौन सा ऐसा एक अनुभव है जिससे एक MA LLB राजनीति में आती है और फिर संसद पहुंचती है? शाना जी, बचपन से ही मेरा जो स्वभाव था ना, वो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जुझारू प्रवृत्ति का स्वभाव था। तो मैं अपने स्वभाव से बाज नहीं आई और जब भी मैं कॉलेज में आई, स्कूल के बाद मैं कॉलेज में, स्कूल में भी यही मेरा स्वभाव रहा, कॉलेज में भी रहा, तो मैं लड़ती रही, जो चीज़ें गलत ना हो इसके लिए लड़ती रही। लोगों ने मिलकर मुझे संगठन के सह सचिव के लिए खड़े कर दिया, मैं चुनाव जीती, वो मेरा पहला चुनाव था। लेकिन आपको एक अनुभव में ज़रूर बताना चाहूँगी जो एक कारण बना प्रमुख रूप से, जो मेरे हृदय को झकझोर के रख देता है। जो रीवा में हमारा कॉलेज था और घर से कॉलेज तक का जो सफ़र था हम साइकिल से तय करते थे उस समय, स्कूल के बाद जस्ट। तो हमें साइकिल मिली हुई थी, सेकेंड ईयर में हमारे पेरेंट्स ने बाइक खरीद के दी थी, तो उसमें से आती थी मैं, चूँकि लंबा रास्ता पड़ता था। एक मंदिर हुआ करता था साइना जी, उस मंदिर में मंदिर के सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठा करते थे। उसमें एक बूढ़ी अम्मा जिसको देखकर मैं हमेशा मुस्कुराती थी, वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन उसने मुझे बुलाया, उसे लगा कि शायद मैं उसकी अपनी हूँ। एक दिन उसने मुझे बुलाया, बोला बेटा, उसने एक गंदा सा कागज़ निकाल कर, जो सफ़ेद तो था लेकिन गंदगी के कारण वो दूसरे कलर का रंग का हो चुका था, बोली बेटा एक चिट्ठी मेरे लिए लिख दोगे? मैं हंसी, मैंने कहा अम्मा तो आपका तो कोई नहीं है, मुझसे चिट्ठी क्यों लिखवा रहे हो आप? बोली बेटा ये चिट्ठी लिखना है किसी बड़े आदमी के लिए, जो वहाँ पर नेता है ना, उन्होंने वहाँ के स्थानीय नेता का नाम बताया, क्योंकि कॉलेज के परिसर से कुछ दूर ही उनका घर हुआ करता था। उन्होंने लिखवाया और चिट्ठी में लिखवाया कि मुझे वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, वरना आगे का जीवन मैं जी नहीं पाऊँगी, मुझे 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। मैंने लिखा, मुझे मेरे मन के अंदर तो बहुत दुख जैसा लगा, लेकिन फिर भी मैंने उनको लिखा और मैंने कहा अम्मा आप देकर आना। दूसरे दिन मैंने पूछा जब कि अम्मा चिट्ठी दिया आपने? अम्मा ने कहा चौकीदार को दिया है, लेकिन अभी तक कोई संदेश आया नहीं। कुछ दिनों बाद सैना जी, दिवाली की छुट्टियां होती हैं और दिवाली की छुट्टियों के बाद करीब 10 दिन के बाद मैं वापस कॉलेज लौटती हूँ। मैंने अम्मा को देखा नहीं। मैंने फूल वाले भैया से पूछा जो मंदिर के सामने हुआ करते थे, मैंने बोला भैया अम्मा यहाँ पर बैठा करती थी, कहाँ चली गई?
बोले आपको पता नहीं है कि अम्मा कहाँ गई? अम्मा तो इन्हीं सीढ़ियों पर, उनका एक दिन देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने जाने से पहले कहा कि आज भी मुझे भूखे पेट ही जाना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस अम्मा की वजह से आप राजनीति में आए? शायद सैना जी, क्योंकि पंचायत से राजनीति तक का सफ़र, अभी भी आपका प्रश्न मेरा ख़त्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा कारण था राजनीति में आने का। दूसरा, एक मेरा स्वभाव हुआ करता था कि बचपन से ही कोई भी समस्या अगर सामने आई तो समस्या की जड़ तक जाना और उसको सुलझाने का प्रयास करना। लेकिन सोचा जाए तो आप MA LLB हैं और फिर नेशनल पॉलिटिक्स में अचानक से आ जाना, लोकसभा इलेक्शन लड़ना, दूसरी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ना, क्या आपको लगता है कि बचपन से ये आपका लक्ष्य था? देखिए, बचपन से तो कभी भी मुझे लगता है कि किसी का लक्ष्य नहीं होता। बचपन से कितने लक्ष्य बदलते रहते हैं, बिल्कुल रोज बदलते नए हैं, लक्ष्य बिल्कुल बनते हैं। बदलते हैं। पर इसके बाद जो ये घटना हुई, इस घटना ने मुझे झकझोर दिया था। ये सवाल भी उसी घटना के साथ जुड़ा हुआ है सैना जी, इसलिए मैं इसको ज़रूर बताना चाहूँगी। उसके बाद मेरी शादी हुई, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मिज़ोरम चली गई, आइजोल में मेरा रहना हुआ। घर, बच्चे, पति, सामाजिक चीज़ें, ये सारी चीज़ों में व्यस्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मुझे झकझोरती रही। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये घटना सबसे बड़ा कारण थी। राजनीति में आने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि राजनीति का जो स्वरूप था, जो फ्रेम था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। शायद वो घटना भी एक कारण था और अन्य कारण भी थे। और रिति जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे महिला आपके मध्य प्रदेश में आपको एक प्रतीक के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि 14 साल वनवास और फिर वापस राजनीति में आना और फिर लड़ना इलेक्शन, और उस इलेक्शन में हम जानते हैं कि जो टिप्पणी हुई, अभद्र भाषा की इस्तेमाल हुई, और आपने इसको कैसे पर्सनली हैंडल किया? सैना जी, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर की बातों को बाहर ला कर रख दी। 14 साल वनवास, ये सेम लाइन हुआ करती है मेरे पतिदेव की कि 14 साल वनवास में थे हम लोग, मिजोरम में थे, अपने घर से दूर, अपने ज़मीन से दूर। आपने कहा कि बहुत सारे महिलाएं मुझे आदर्श मानती हैं, मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जब बहनें, बेटियाँ या महिलाएं आकर बोलती हैं कि दीदी मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी आपके साथ चलना है, आपके जैसा काम करना है, तो मेरे लिए ये एक सौभाग्य सा बन जाता है। आपने कहा कि अभद्र भाषा का उस राजनीति में प्रयोग, निश्चित रूप से कभी कभी कुछ कुंठित मानसिकता के लोग सामने से बोल देते हैं, कभी कभी कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जब आप उठ कर जाते हैं तो आपके पीठ पीछे बोलते हैं। तो शायद अभी समाज में बहुत समय है ऐसी मानसिकता वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए और लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और हर क्षेत्र में काम करने वाली हमारी बहन, हमारी महिलाएं तैयार हैं। एक महिला सक्षम है और पार्लियामेंट में सवाल उठाती है, तब गर्व से कहते हैं कि ये तो महिला है। शायना जी, आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी बिल्ली के लिए, कि यदि बिल्ली को वो बहुत, अगर जंगली बिल्ली आ जाए सामने या घरेलू बिल्ली आ जाए सामने, अगर आप उसको जाने देते हैं तो वो आपको कुछ नहीं करती, सिंपली आप उसको रास्ता देते हैं और जाने देते हैं तो वो सिंपल निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं और बाहर जाने नहीं देते, तब वो बिल्ली अपने प्रोटेक्शन के लिए आप पर हमला करने का प्रयास करती है और कोशिश करती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही विषय है महिलाओं में। राजनीति में आने के बाद महिलाएं बहुत डिसेंट होती हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत जिम्मेदार होती हैं, बहुत वफादार, बहुत ईमानदार होती हैं, और इस बात को मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। रही बात जहाँ ऐसी विषय के आने के जो महिलाओं को अपशब्दों का प्रयोग करके उनको नीचा गिराने का काम करते, तो मुझे लगता है कि फिर से मैं कहूँगी ये उनके संस्कारों का ही विषय है कि शायद कहीं न कहीं उनके संस्कारों में कोई कमी रह गई, वरना हम जैसी बहनें और हम जैसी महिलाएं जब घर से बाहर निकलकर काम करती हैं तो सुव्यवस्थित ढंग से हम व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं और उसको बनाने का भी प्रयास करते हैं, चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे परिवार की व्यवस्था हो या देश को चलाने की व्यवस्था हो।
या वैश्विक स्तर पर अपने आप को पहचान बनाकर उसको व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। ऋति पाठक जी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला आज देख रही है इस कार्यक्रम को, उनको क्या लगना चाहिए? आते हुए दिन में क्या राजनीति एक ऑप्शन है या कठिन रहा है सफ़र, या क्या संघर्ष है जिसके बारे में आप उनको एक प्रेरणा के रूप में एक मिसाल भी देना चाहेंगे? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ, राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना है? कुछ करना है देश समाज के को लिए। बदलने के लिए, जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हो उस क्षेत्र को बदलने के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको करना है। अगर करना है तो साड़ी के पल्लू को कसकर बांधो और आप मेरे साथ चल पड़ो। या हमारे दल के साथ जो हमारा माध्यम बना है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जिसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ, और हमारे दल के वरिष्ठों को भी बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ कि बहुत बड़े माध्यम के रूप में हमें यहाँ पर पहुँचाया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सशक्त माध्यम है राजनीति में आकर अपनी पहचान को बनाना, कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने आप को सशक्त माध्यम बनाना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इस पर मैं सबका, अपने ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी बहनों का, महिलाओं का, बेटियों का स्वागत करती हूँ जो कहीं ना कहीं मानती हैं कि मेरे जैसा उनको बनकर आगे चलना है। मैं, हो सकता है मैं प्रदेश के लिए या देश के लिए बन पाई हूँ, नहीं बन पाऊँ, पर शायद मुझे अच्छा लगता है कहने में कि मैं अपने क्षेत्र के, अपनी बहनों के लिए एक छोटे से आदर्श के रूप में स्थापित हो पाई हूँ। ऋति जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नेतृत्व का फर्क पड़ता है? जब कोई पार्टी में एक नेता हैं जिनका मन है सेवा भाव, तो उनके कौन से ऐसे योजना हैं जिससे आपको फायदा हुआ है? क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्र और आपके प्रदेश में दोनों एक ही सरकार है। हाँ साइना, ये तो बहुत अच्छा सा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नेतृत्व का फर्क पड़ता है, और फर्क तब पड़ता है जब नेतृत्व किस भाव से जनता के साथ और सेवा कार्य के लिए जुड़ता है। लोग तुलना करते हैं। आज जब नरेंद्र भाई मोदी जी के जो योजनाएं हैं, जैसे जब मैं क्षेत्र से अपने निकलती हूँ और जब मैं वहाँ पर देखती हूँ कि जहाँ पर कच्चे मकान बने हुए थे, टूटे फूटे खपड़े लगे हुए थे, आज उस जगह पे पक्के से मकान बन गए हैं, ईंटे वाले मकान बन गए हैं, पक्के छत बन गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जिसने हर गरीब को लाभ पहुंचाया, हर गरीब को पक्के छत का सपना जिसने साकार किया, हर गरीब के घर पे कच्चे चूल्हे को हटाकर बड़े लोगों का जो एक देखने का वो होता था कि ये सिर्फ बड़े लोगों के पास ही हो सकता है, हर गरीब की रसोई में गैस चूल्हा भेजने का जो सपना साकार किया। आज आयुष्मान भारत के तहत आज बताइए 5 लाख का योगदान। एक ऐसा गरीब जो अपने दवाई के लिए 5,000 का खर्च नहीं कर सकता, एक ऐसे गरीब की पत्नी या माँ छुपा छुपा कर अपनी बीमारियों को सिर्फ इसलिए रखती थी कि यदि उसने अपने घर के मालिक या मुखिया को बता दिया तो वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा, जिसकी रोज की कमाई सिर्फ 200, 300 या 500 हुआ करती थी। तो आज उसकी व्यवस्था के लिए, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की योजना है। आज देखिए गांव के कोनों कोनों में आज प्रधानमंत्री के उस योजना के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना है वो उससे सारे गांव के कोने कोने जगमगा रहे हैं। क्या महिला का समर्थन करती है, या आपके निजी जिंदगी में आपको लगता है कि पुरुष का हाथ ज्यादा रहा है, फैमिली सपोर्ट रहा है? किसने ऋति पाठक जी को 2 बार संसद तक
अपने वोटर्स तो अपने जगह है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? देखिए, एक ऐसा विषय है कि जब आप की शुरुआत होती है, आपके अस्तित्व को निखारने या बढ़ाने के लिए किसी की प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्रेरणा मेरे लिए बनकर उभरे मेरे पति रजनीश पाठक जी, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जो किसी पुरुष के माध्यम से जिसके अस्तित्व में निखार आया, जिसके व्यक्तित्व में निखार आया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से मैं इस बहुत बात बड़ी को बात मानती हूँ और मानते रहूंगी। और मैं सबको मानती हूँ कि बिना परिवार के सहयोग से आपके अंदर की जो आत्मबल की जो मजबूती है वो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है। एक कोना जो है वो खाली रहता है। परिवार का जो सहयोग है वो आपके आत्मबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। बहुत अच्छा कहा आपने। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो महिला इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, उनको एक मैसेज और एक संदेश आप देना चाहते हैं कि राजनीति में क्यों आए या क्यों न आए? देखिए, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी। मैं मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मेरी सहेलियों के लिए, जो इस राजनीति मेरी सहेलियाँ मेरी हमदम बन चुकी हैं, उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर आपको घर से बाहर निकलना है। और घर से बाहर निकलकर आपको समाज के लिए, भले ही माध्यम आपका राजनीति हो, आपको आपके समाज के लिए कुछ सोचना है, कुछ करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्यों नहीं आए, इसके लिए मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। आने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो समाज का उत्थान कैसे होगा? नारी में एक शक्ति होती है समाज का उत्थान करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान करके अपने आगे आने वाली नई पीढ़ी को बताने के लिए। और निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो संवेदनाओं के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीति जी। आप तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब कुछ हैं और अभी एक रोल मॉडल भी आपके क्षेत्र में। तो ये थी आपकी महिला सांसद रीति पाठक की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।